एक कमजोर बूढ़ा आदमी सीओ अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी हालत देखकर दिल दहल जाता था। तभी एक जवान लड़की कमरे में दाखिल हुई, हाथ में खाने की एक कटोरी लिए। उसने बूढ़े से गुजारिश की, दादाजी, जल्दी ठीक हो जाइए ताकि आप फिर से हमारे लिए साबुन बना सकें। उसकी आवाज में उम्मीद थी, लेकिन सीओ के चेहरे पर सिर्फ थकान। लड़की के जाने के बाद सीओ ने धीमी आवाज में अपनी कहानी शुरू की। मैं धरती से हूं, जहां मैंने एक आधुनिक और आरामदायक दुनिया में जिंदगी जी थी। लेकिन अब इस नई दुनिया में, जहां सिर्फ दुख और तकलीफ नसीब हुई, मुझे आए हुए पूरे 50 साल हो गए। उसकी आवाज में दर्द था, जैसे हर शब्द के साथ वो अपने अतीत को फिर से जी रहा हो। सब कुछ तब शुरू हुआ जब सीओ और उसके सहकर्मी कंपनी के वर्कशॉप जा रहे थे। रास्ते में सीओ को थोड़ी झपकी लग गई, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक भूस्खलन ने उनकी गाड़ी को बहा लिया। जब उनकी आंखें खुली तो वो खुद को एक अजीबोगरीब दुनिया में पाया। यहाँ एक विशाल लोमड़ी थी जिसकी 3 पूंछें थीं, एक लाल सांप जिसके 2 सिर थे, और यहाँ तक कि कुछ अजीब लोग जो उड़ सकते थे। ये दुनिया किसी फैंटेसी जैसी थी, लेकिन सीओ को यकीन था कि उसके सहकर्मियों का भविष्य उससे बेहतर होगा। ऊपर से उतरे हुए उन अजीब प्राणियों को उसके सहकर्मियों की प्रतिभा से प्यार हो गया। एक-एक करके उन्होंने सबको अपने साथ आसमान में ले लिया, सिवाय सीओ और उसके एक और सहकर्मी डायरेक्टर किम के। सीओ और किम को लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो गलत थे। उनके पास कोई खास काबिलियत नहीं थी। इस नई दुनिया के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं था। उनके पास सिर्फ एक रास्ता था, मजदूरी। 6 महीने बाद किम ने हार मान ली। उसने कहा, मैं इस नीची जिंदगी से तंग आ चुका हूं। फिर उसने अपनी सारी जमा पूंजी को एक तीसरे दर्जे की मार्शल आर्ट्स की किताब खरीदने में लगा दिया, जो सड़क पर बिक रही थी। 3 महीने के अंदर किम ने उस किताब को मास्टर कर लिया। वो एक पूर्ण मार्शल आर्टिस्ट बन गया। देश के लिए काम करने लगा और वहां से उसे और उन्नत मार्शल आर्ट सीखने को मिली। वो एक ताकतवर योद्धा बन गया और जांघू की ओर निकल गया। लेकिन सीओ, वो अकेला रह गया। वो सोचता रहा कि शायद उसके साथ भी कुछ खास होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 50 साल बाद अब वो अपने मृत्यु शैया पर था। उसने बताया कि उसने जीने की कितनी कोशिश की। उसने इस दुनिया की भाषा सीखी, लिखना सीखा। उसने मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाई। एक छोटा सा प्लॉट खरीदकर उसने अपना घर बनाया। फिर उसने साबुन बनाना शुरू किया, क्योंकि इस दुनिया में साबुन एक नई चीज थी। उसने अच्छे पैसे कमाए। लेकिन ये खुशी भी ज्यादा दिन नहीं चली। चोरों ने उसका साबुन का फॉर्मूला चुरा लिया। उनके गुंडों ने उसे मार्केट से भगा दिया, और अब वो बस मरने का इंतजार कर रहा था। इस नई दुनिया ने उसे पूरी तरह से ठुकरा दिया था। आंसुओं से भरी आंखों के साथ उसने सोचा, मैंने और क्या बेहतर कर सकता था, क्या कर सकता था कि मुझे भी बाकियों की तरह चुना जाता। उसने कामना की कि काश उसके पास भी कोई ताकत होती, काश वो अपने लिए मौके बना पाता। यही उसकी आखिरी इच्छा थी जब उसकी सांसें थम गईं। लेकिन तभी उसने अपनी आंखें खोलीं। कुछ अजीब था। सीओ ने इधर-उधर देखा। वो वही कपड़े पहने हुए था जो उसने धरती पर पहने थे। वो जवान था, उसके सहकर्मी भी वहां थे। तभी उसे एहसास हुआ कि वो उस दुनिया में बिना किसी ताकत के नहीं आया था। उसके पास एक ताकत थी, रिग्रेशन की ताकत। वो उस पहले दिन पर वापस आ गया था जब वो इस अजीब दुनिया में आए थे। उसने याद किया कि वो लोग एक एसयूवी में थे जब भूस्खलन ने उन्हें बहा लिया था। उसे याद आया कि भूस्खलन से पहले उसने एक तेज रोशनी देखी थी। वो खड़ा था, अपनी अगली चाल सोच रहा था। तभी सेक्शन चीफ जॉन ने उसका नाम पुकारा। सीओ गहरी सोच में डूबा था, इसलिए तुरंत जवाब नहीं दे पाया। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, जॉन का एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। बाकी सहकर्मी भी ये देखकर हैरान रह गए। जॉन चिल्लाया, सीओ तुम इडियट, तुम्हारी वजह से हम सब मरते मरते बच गए। उसने सीओ को धमकी दी कि वो वापस जाकर उसकी जॉब छीन लेगा। सीओ को सब कुछ धीरे धीरे याद आने लगा। जॉन उनकी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर था। सीओ उसे एक लकी ब्रैट समझता था जो सिर्फ रिश्तेदारी की वजह से 32 साल की उम्र में सेक्शन चीफ बन गया था। तभी एक और सहकर्मी ओ ने जॉन को शांत करने की कोशिश की। उसने कहा, जॉन, सीओ उस भूस्खलन को कैसे रोक सकता था, ये उसकी गलती नहीं थी। लेकिन जॉन नहीं माना। उसने जिद पकड़ ली कि सीओ की वजह से वो सब इस मुसीबत में फंस गए, क्योंकि वो ड्राइविंग करते वक्त सो गया था। सीओ ने माना कि हाँ, उसे झपकी लग गई थी। लेकिन उसने जॉन को याद दिलाया, मैं थका हुआ था क्योंकि तुमने कल अपनी सारी जिम्मेदारी मेरे सिर पर डाल दी थी। मुझे देर रात तक जागना पड़ा, और वैसे भी ड्राइविंग की जिम्मेदारी तुम्हारी थी। जैसे जैसे सीओ को उसका अतीत याद आ रहा था, जॉन अभी भी चिल्ला रहा था कि सीओ की वजह से वो सब फंस गए। सीओ को याद आया कि उसने अपनी पिछली जिंदगी में जॉन से माफी मांगी थी। उसे लगा था कि वो गलत था, लेकिन उस माफी ने उसकी जिंदगी का एक सिलसिला शुरू कर दिया। अगले 50 साल तक वो हर किसी से माफी मांगता रहा। जब डाकुओं ने उसे कचरे की तरह ट्रीट किया और उसका सामान छीन लिया, तब भी उसने माफी मांगी। जब एक मार्शल आर्टिस्ट ने उसका मजाक उड़ाया या जब किसी स्थानीय अधिकारी ने उसका सामान ले लिया, तब भी सीओ ने सिर्फ माफी मांगी। लेकिन उन सालों में इतनी जिल्लत सहने के बाद सीओ ने कुछ सीखा था। वो जॉन को देखकर बोला, जॉन, हम इस अजीब दुनिया में हैं, अब तुम अपनी बकवास बंद करो।
उसकी आवाज में एक नया जोश था। वो अब वही पुराना सीईओ नहीं था। इस बार वो अपनी ताकत को समझ चुका था और इस बार वो अपनी जिंदगी को अलग ढंग से जीने वाला एक था। नाजुक स्थिति थी और ये वक्त एक दूसरे पर उंगलियां उठाने का बिल्कुल नहीं था। लेकिन जॉन का गुस्सा और भड़क गया। वो फिर से सीओ की ओर बढ़ा और एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर दे मारा। लेकिन इस बार सीओ किसी ऐसे शख्स के सामने झुकने को तैयार नहीं था जिसे वो आसानी से संभाल सकता था। सीओ ने बिना वक्त गवाए जवाबी हमला किया। उसने जॉन के चेहरे पर एक भारी मुक्का जड़ दिया, जिसे देखकर बाकी सहकर्मी हैरान रह गए। अपनी पिछली जिंदगी में सीओ ने डाकुओं, अधिकारियों और मार्शल आर्टिस्ट्स के हाथों बहुत कुछ सहा था। उस दौरान उसने कुछ सीखा था, हिंसा का इस्तेमाल। सीओ ने जॉन को जमीन पर पटक दिया और उसका चेहरा पीटना शुरू कर दिया। वो जानता था कि अगर ऐसी स्थिति में उसने कदम नहीं उठाया तो क्या होगा। जैसा उसने सोचा था, जॉन दर्द बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने सीओ से माफी मांगनी शुरू कर दी। सीओ ने कहा, हो सकता है मेरे पास दूसरों जैसी प्रतिभा न हो, लेकिन एक चीज मेरे पास है, अपनी किस्मत बदलने की ताकत। बाकी ग्रुप को मजबूरन सीओ को रोकना पड़ा, वरना वो जॉन को और पीटता। सीईओ ने माना कि उसने ज्यादा रिएक्ट कर दिया और उसने सबसे माफी मांगी क्योंकि वो गाड़ी चला रहा था। किम ने सीईओ की बात से सहमति जताई कि ड्राइविंग के दौरान वो कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन चूंकि उसने जॉन को पीट दिया था, उसे सीधे जॉन से माफी मांगनी चाहिए। किम एकमात्र शख्स था जिसे सीईओ इस दुनिया में बाद में फिर से देखेगा। सीईओ को पता था कि किम इस दुनिया में एक महान मार्शल आर्टिस्ट बनेगा। अगर उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना था तो उसे किम का साथ चाहिए था। इसलिए सीईओ ने तुरंत किम की बात मानी। वो जॉन की ओर मुड़ा, अपना हाथ बढ़ाया और माफी मांगी। जॉन, मैंने ज्यादा रिएक्ट कर दिया, सॉरी ब्रो। जॉन फिर से गुस्सा होना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोका। वो नहीं चाहता था कि सब उसकी बुराई करें। जब सब कुछ शांत हो गया, किम ने सुझाव दिया कि हमें इस जंगल से निकलना चाहिए और कोई गांव ढूंढना चाहिए। सीईओ ने सहमति जताई, हाँ, ये सबसे लॉजिकल स्टेप है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस दुनिया में कॉमन सेंस का कोई मतलब नहीं था। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां ताकतवर कमजोरों का शिकार करते थे। वो जिस जगह थे उसे असेंशन पाथ कहते थे। यहां आसपास कोई गांव, शहर या देश नहीं था। सीओ ने सुझाव दिया, सूरज जल्दी डूबने वाला है, हमें कोई आश्रय ढूंढना चाहिए। किम ने उसकी बात से सहमति जताई और ग्रुप को याद दिलाया कि गाड़ी में ढेर सारा सामान था। उसने कहा, हमें गाड़ी ढूंढनी चाहिए। लेकिन सीओ को पता था कि गाड़ी मिलना नामुमकिन था। फिर भी वो नहीं चाहता था कि अपनी एनर्जी उन्हें समझाने में बर्बाद करे। उसने सुझाव दिया, हम 2 टीमें बना लेते हैं, एक टीम गाड़ी ढूंढेगी और दूसरी आश्रय। उसी रात ग्रुप सीओ के ढूंढे हुए एक गुफा में आश्रय ले चुका था। सब हैरान थे कि वो गाड़ी में थे और अगले ही पल इस अजीब जगह पर। सीओ की वजह से उनके पास खाने को कुछ मेवे थे जो उसने आसपास से ढूंढे थे। किम और बाकी लोग सीओ का शुक्रिया अदा कर रहे थे। किम ने कहा, सीओ तुम सच में डिलीजेंट हो यार, हम तुम पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन जॉन, वो बस दीवार की ओर मुंह करके लेटा रहा। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि सब सीओ की तारीफ कर रहे थे। सीओ को याद था कि उसकी पिछली जिंदगी में इस गुफा को ढूंढने में उन्हें घंटों लग गए थे। उसने ग्रुप से कहा, मैं बस लकी था। लेकिन सबने उसे कॉम्प्लीमेंट स्वीकार करने को कहा क्योंकि वो इसके हकदार थे। सीओ ने उस पल को एंजॉय किया। उसे पता था कि ये आखिरी रात थी जब वो सबके साथ ऐसे हंस खेल सकेगा। अगली सुबह जब ग्रुप गुफा से बाहर निकला तो उन्होंने सीओ को एक विशाल सफेद लोमड़ी के सामने झुकते देखा। वो लोमड़ी डरावनी थी। उसने कहा, तुम लोगों की एक अजीब खुशबू है जो मैंने अपने हजारों सालों में कभी नहीं सूंघी। किम और बाकी लोग उस विशाल लोमड़ी को देखकर डर गए और एक साथ चीख पड़े। लेकिन सीओ ने उन पर चिल्लाकर कहा, जंगल के भगवान को सम्मान दो। लोमड़ी ने कहा, इंसान कितने बदतमीज होते हैं, मैं तुम सबको टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लेकिन सीओ के सम्मान की वजह से उसने उन्हें माफ कर दिया। फिर भी उसने कहा, मेरे इलाके में रहने की कीमत चुकानी होगी। अगर तुम में से कोई एक अपनी बाह दे दे तो मैं तुम्हें यहां रहने दूंगा। सीओ को याद था कि उसकी पिछली जिंदगी में सबने उस राक्षस को देखकर डर से चीखना शुरू कर दिया था। इससे लोमड़ी गुस्सा हो गई थी और उसने सबको टुकड़े टुकड़े कर दिया था। इस बार सीओ खुश था कि उसका सम्मान दिखाना काम आया। क्योंकि लोमड़ी इस बार सबकी बाहें नहीं मांग रही थी और 2 दिन बाद आने वाले कल्टीवेटर्स उनकी बाहें ठीक कर सकते थे, तो सीओ ने फैसला किया कि वो अपनी बाह दे देगा। उसने पहले से ही एक जड़ी बूटी तैयार कर रखी थी जो दर्द कम कर देगी। सबके हैरान होने पर सीओ ने अपनी बाह आगे बढ़ाई। लोमड़ी ने खुशी खुशी उसकी बाईं बाह चीर दी। सीओ दर्द से चीखा और जल्दी से उस जड़ी बूटी की सीओ ओर ने दौड़ा। पहले से तैयार की हुई जड़ी बूटी को बिना उसकी मिट्टी साफ किए मुंह में डाल लिया। दर्द इतना ज्यादा था कि वो जड़ी बूटी खाते वक्त आंसुओं में डूब गया। लोमड़ी ने खुलासा किया, सीओ का मांस वही स्वाद है जो बाकी इंसानों का होता है जिन्हें मैंने खाया। वो निराश थी। उसे लगा था कि सीओ की अलग खुशबू की वजह से उसका स्वाद भी अलग होगा। लेकिन उसने कहा, उसके खून में अशुद्धियां हैं, इसीलिए ये और भी बुरा लगता है। दर्द और सदमे से उबरते हुए सीओ ने लोमड़ी से माफी मांगी। मुझे माफ करें, मेरा ये बलिदान आपके लायक नहीं था।
लोमड़ी ने ग्रुप को बताया, मैं तुम्हें अपने इलाके में 7 दिन रहने की इजाजत देता हूं। मेरी दिव्यता की वजह से तुम मरोगे नहीं। इतना कहकर वो उड़ गई। सीओ के सहकर्मी जल्दी से उसके पास दौड़े और उसे गुफा के अंदर ले गए। सीओ ने बताया कि सुबह सुबह जब वो गुफा से बाहर निकला था, तब उसकी मुलाकात लोमड़ी से हुई थी। उसने ग्रुप को बताया, हम यहाँ मर्न में हैं। उसने ये भी कहा कि लोमड़ी ने उसे ये सब बताया था ताकि किसी को शक न हो कि उसे ये जानकारी पहले से कैसे थी। सीओ ने कहा, मेरी बाँ की कुर्बानी की वजह से हम अगले 1 हफ्ते तक सुरक्षित हैं। किम ये सुनकर हैरान रह गया। उसने पूछा, 1 हफ्ते बाद क्या होगा? सीओ ने बम फोड़ दिया, हमें लोमड़ी को कुछ और देना होगा। इतना कहकर सीओ थकान की वजह से सो गया। जब वो जागा तो उसने सुना कि जॉन बाकी सहकर्मियों से कह रहा था, जब लोमड़ी वापस आएगी तो हमें सीओ की दूसरी बांह दे देनी चाहिए। बाकी लोग जॉन की बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा, सीओ बहुत काम का है। उसने गुफा ढूंढी, खाना ढूंढा, लेकिन सवाल वही था, अगली बार कौन अपनी बाहें या टांग देगा? जॉन ने सुझाव दिया, हमें सीओ से इस 1 हफ्ते में सब कुछ सीख लेना चाहिए। वो एक बांह खो चुका है, ज्यादा दिन नहीं बचेगा। जॉन का तर्क था कि सीओ को ही कुर्बान करना चाहिए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि सीओ जाग चुका था और दूर से उनकी बातें सुन रहा था। सीओ को जॉन की इस बात से निराशा हुई कि वो हर हफ्ते उसे टुकड़ों में काटकर लोमड़ी को देना चाहता था। उसने एक पत्थर उठाया और जॉन को मारने का सोचा, लेकिन फिर रुक गया। उसने पत्थर फेंक दिया और सोचा कि ये सब डर की वजह से हो रहा है। वो जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहता था ताकि किम के साथ उसका रिश्ता खराब ना हो। तभी ग्रुप में से किसी ने जॉन को चिल्लाकर कहा, चुप कर जॉन। सीओ को यह सुनकर सुकून मिला। उसे लगा कि ये सब अच्छे लोग हैं, बस इस अजीब स्थिति की वजह से उलझन में हैं। अगले दिन उनका सामना उस 2 सिर वाले लाल सांप से हुआ। लोमड़ी के उलट सांप ने सिर्फ थोड़ा सा खून मांगा। सीओ को याद था कि उसकी पिछली जिंदगी में इस सांप ने ओ का सारा खून चूस लिया था, क्योंकि वो अपनी टांग बांह खो चुका था और हिल नहीं सकता था। इस बार सांप सिर्फ थोड़ा सा खून मांग रहा था। ओ ने अपनी बांह आगे बढ़ाई। सांप ने खून पिया, लेकिन उसे उगल दिया और कहा, यह सबसे खराब इंसानी खून है जो मैंने कभी चखा। सीओ को सांप की नाराजगी समझ आई। ये 21वीं सदी के एक वर्कर का खून था जो निकोटिन और कोलेस्ट्रॉल से भरा हुआ था। सांप के जाने के बाद सीओ जॉन की ओर मुड़ा। उसने कहा, जॉन, चलो मेरे साथ कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा करते हैं। जॉन हैरान था कि सीओ ने बिना हिचकिचाए उसका पूरा नाम लिया। सीओ ने पूछा, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? जॉन ने शर्मिंदगी से कहा, हाँ, लगी है। सीओ ने उसे भरोसा दिलाया, मैं तुम्हें खाने लायक फल और जड़ी बूटियां दिखाऊंगा। वो जॉन के करीब गया और बोला, मैं फिर से लोमड़ी को अपनी बांह दूंगा। अगर मैं मर गया तो किसी को तो जंगल में सर्वाइव करना आना चाहिए। जॉन को लगा कि सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा वो चाहता था। उसने सीओ को इस रेयर अपॉर्चुनिटी के लिए थैंक्स कहा, लेकिन सीओ के मन में था कि जॉन कभी इस नॉलेज का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि लोमड़ी के वापस आने तक वो वहां होंगे ही नहीं। जड़ी बूटियां और फल इकट्ठा करते वक्त सीओ ने जॉन पर चिल्लाना शुरू कर दिया। वो उसे बॉस की तरह कंट्रोल करने लगा, जैसा जॉन ने तब किया था जब सीओ पहली बार कंपनी में आया था। बाद में उन्हें एक जड़ मिली जिसे जॉन ने जिनसिंग समझा, लेकिन सीओ ने कहा, यह जिनसिंग नहीं है, ये पीले बांस की जड़ है जो जिनसिंग जैसी दिखती है। सीओ को पता था कि असेंशन पाथ एनर्जी से भरा हुआ है, इसीलिए जड़ इतनी बड़ी थी। वो जानता था कि ये जड़ें कल्टीवेटर्स के लिए खास नहीं थी, लेकिन मार्शल आर्टिस्ट के लिए कीमती दवा थी जो उनकी ची बढ़ाती थी। सीओ ने सोचा कि ये जड़ें किम के लिए बाद में काम आएंगी। उसने जॉन से कहा, अपनी शर्ट उतारो और इन जड़ों को उसमें रखो। सब कुछ इकट्ठा करने के बाद वो गुफा वापस लौट आए। उसी रात जॉन, ओ और ग्रुप का एक और मेंबर अचानक एक अजीब सरदर्द से तड़पने लगे। किम हैरान था और उसने उनसे पूछा, क्या हुआ? तभी 3 ताकतवर कल्टीवेटर्स वहां पहुंच गए। कल्टीवेटर्स प्रकट हुए। वो आपस में बात कर रहे थे कि उन्हें इस इलाके में कुछ खास प्रतिभाएं मिली और वो कितने खुश हैं। जाहिर तौर पर ग्रुप के वो 3 लोग जिन्हें अचानक सिरदर्द हुआ था, वो ही प्रतिभाशाली थे, जबकि बाकी लोग, स्यो और किम, सिर्फ आम इंसान माने गए। चूंकि 3 कल्टीवेटर्स थे और 3 प्रतिभाशाली लोग, उन्होंने फैसला किया कि वो एक-एक करके इंसानों को चुनेंगे, ताकि आपस में कोई झगड़ा न हो। पहला नंबर था ओ का। उसे एक ऑफर दिया गया और उसके शरीर में जो भारी दबाव वो महसूस कर रहा था, उससे उसे पता था कि वो इस ऑफर को ठुकरा नहीं सकता। हर कल्टीवेटर ने उसे अपनी सेक्ट में शामिल होने के ढेर सारे फायदे गिनाए, लेकिन आखिरकार वो सेज जैसे प्राणियों ने फैसला किया कि हर एक को एक-एक इंसान मिलेगा। उन्होंने देखा कि स्यो की बांह गायब थी। अपनी उदारता में उन्होंने उसकी बांह ठीक कर दी। वो इस बात से प्रभावित थे कि सेओ ने जंगल के भगवान के लिए अपनी बांह कुर्बान करने की हिम्मत दिखाई। अपने लिए जरूरी लोगों को लेने के बाद कल्टीवेटर्स उड़ गए। जाते वक्त उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने एसेंशन पाथ के सारे जानवरों और राक्षसों को पकड़ लिया है। इसका मतलब था
कि अगले 10 साल तक ये इलाका राक्षसों से सुरक्षित रहेगा। किम ने पूरी ताकत से चिल्लाकर कल्टीवेटर से कहा, हमें नहीं पता कि हमें कहाँ जाना है। सेओ को याद था कि उसकी पिछली जिंदगी में भी ऐसा हुआ था। उन्होंने कल्टीवेटर से मदद मांगी थी, लेकिन उन्होंने उनकी बात को कीड़े मकोड़ों की तरह नज़रअंदाज कर दिया था। हालांकि हालात बुरे दिख रहे थे, सेओ खुश था कि उसकी बाँह ठीक हो गई थी। किम ने नोटिस किया कि ढेर सारी चलती हुई रोशनियां एक ही दिशा में जा रही थीं। उसने सोचा, उस दिशा में क्या हो रहा है? उस रात फिर कुछ और हुआ। ग्रुप की एक औरत को अचानक तबीयत खराब होने लगी। सब उसकी चिंता में डूब गए और सोचने लगे कि कोई जड़ी बूटी मिल सकती है। किम और दूसरी औरत परेशान थे, लेकिन स्यों शांत रहा। उसे पता था कि आगे क्या होने वाला है। उसने ग्रुप से कहा, थोड़ा इंतजार करो, शायद कोई आएगा और उसे ठीक कर देगा। उसकी बात खत्म होते ही गुफा में एक और कल्टीवेटर प्रकट हुआ। वो हैरान था कि एसेंशन पाथ पर आम इंसान कैसे हैं। किम डर गया और उसने पूछा, आप कौन हैं? कल्टीवेटर ने खुलासा किया, मैं समुद्री ड्रैगन किंग स्यो होयल हूं। उसने बताया कि एक बड़ा तूफान आया था और उसने तूफान का कारण इस गुफा तक ट्रेस किया। जाहिर तौर पर वो उस बीमार औरत की बात कर रहा था जिसके कारण तूफान आया था। ड्रैगन किंग उस औरत की ताकत से प्रभावित था जो बिना किसी कल्टीवेशन के इतनी शक्ति रखती थी, और वो भी अनजाने में। स्यो ने बीच में टोकते हुए कहा, हम सब कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि आपके जैसे लोग पहले भी आए थे। वो हमारे कुछ साथियों को ले गए। ड्रैगन किंग ये सुनकर हंस पड़ा। उसे पता था कि स्यो और बाकी लोग सोचते हैं कि कल्टीवेटर्स ने उनके प्रतिभाशाली साथियों को लेने की पहले से कोई योजना बनाई थी। उसने उन्हें समझाया, तुम लोग किसी तरह असेंशन पाथ पर आ गए हो, जो ऊपरी रेल्म का एक मुख्य द्वार है। कुछ महीनों में यहाँ एक डायमेंशनल रिफ्ट खुलेगा जिसे असेंशन गेट कहते हैं। ये हर 1000 साल में एक बार खुलता है। इस वक्त अनगिनत कल्टीवेटर्स और आत्मिक प्राणी यहाँ इकट्ठा होने लगते हैं ताकि वो ऊपरी रेल्म में जा सकें। इसीलिए मैं और मेरे जैसे लोग यहाँ हैं। किम ने एक और सवाल उठाया, उन कल्टीवेटर्स ने हमारे साथियों को अपनी सेक्ट में शामिल करने के लिए लिया, लेकिन वो तो ऊपरी रेल्म में जा रहे हैं, फिर वो सेक्ट कैसे ज्वाइन करेंगे? ड्रैगन किंग ने कहा, इंसान इन बातों में हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। उसने समझाया कि कल्टीवेटर्स के पास एक तकनीक होती है जिससे वो बड़ी चीज़ों को छोटा करके जादुई टूल्स में स्टोर कर लेते हैं। उसने एक ऐसा टूल दिखाया और बताया, उन कल्टीवेटर्स ने शायद अपनी पूरी सेक्ट को इन टूल्स में स्टोर कर लिया है ताकि असेंशन गेट खुलने पर वो अपनी सेक्ट के साथ ऊपरी रेल में जा सकें। उसने स्यो और बाकियों को बताया कि उसके पास भी ऐसा ही एक स्टोरेज टूल है जिसमें उसका एक समुद्री महल बंद है और उसमें 1800 सुप्त ड्रैगन्स हैं। ड्रैगन किंग उस बीमार औरत के पास गया और बोला, अगर ये मेरी सेक्ट में शामिल होती है तो ये बहुत महान बन सकती है। किम ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्रैगन किंग ने अपनी ताकत से किम और स्यो को जमीन पर दबा दिया। उसने कहा, मैं इसे अपना खून दूंगा और वो मेरी सेक्ट में शामिल होगी। वो ठीक हो जाएगी। जाने से पहले उसने स्यो को एक जरूरी चेतावनी दी, बेवकूफ़ी वाले सवाल पूछना बंद करो। ज्यादातर कल्टीवेटर्स तुम्हें बिना सोचे मार डाल